हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। हुकूमत की तरफ से पिछले 1.5 हफ्ते तक एक उलझी हुई जो सूरत हाल थी उसको सुलझाने की ओवर द वीकेंड कोशिश की गई। चंद दिन पहले हुकूमत की तरफ से दहशतगर्द और भारतीय फंडेड करार दी गई तंजीम से एक बार फिर हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से मुआहिदा कर लिया गया है जिसकी तफसीलात अभी तक खुफिया रखी गई हैं। मुआहिदे पर अमल दरामद करवाने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी भी बना दी गई है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर जो इसमें शामिल थे लोग मुज़ाकरात में, वो मुआहिदे पर अमल दरामद के हवाले से गारंटर होंगे। गारंटर मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने के जरिए ये बात सामने आई है कि इस तंजीम का कलअदम का स्टेटस ख़त्म कर दिया जाएगा। उन्हीं के जरिए से ये बातें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि तंजीम जल्द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एक मजबूत सियासी जमात के तौर पे सामने आएगी। ये भी कहा कि कोई हमें हुब्बुल वतनी ना सिखाए, हमसे बड़ा कोई मुहिब्बुल वतन नहीं। ये बयान उनका फवाद चौधरी साहब ने या हुकूमत ने वफाकी काबीना के इजलास के बाद जो बात की थी और दहशतगर्द तंजीम करार दिया था, उसके हवाले से तंजिया ये जवाब था। थोड़ी देर पहले भी मुफ्ती मुनीब साहब गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी गुफ्तगू में यही तासुर था कि ये जो मुआहिदा है उसको वो फतह करार दे रहे थे मुजाहिरीन की। और ये भी कहा कि बड़े बड़े दावे करने वाले हुकूमती लोगों का इसमें कोई किरदार नहीं था। और मीडिया पर भी उन्होंने तंज किया और कहा कि ज़मीन के नीचे से खबर निकाल कर ले आता है जो मीडिया, वो भी इस मामले से बेखबर रहा। तो यानी ये खुद ही बताता है कि कितना सीक्रेसी के साथ, कितना खुफिया तौर पर यह सारा मामला हुआ है। इस तंजीम के साथ किए गए पिछले मुआहिदे पर हम ये सवाल उठाते रहे प्रोग्राम में। कल परसों तक यही बात हो रही थी कि एक ऐसा मुआहिदा क्यों कर लिया हुकूमत ने कि जो नाकाबिले अमल था, जिसके ऊपर अमल नहीं हो सकता था, जिसकी वजह से सूरत हाल यहाँ तक पहुंची कि आज एक बार फिर ये लोग स्टेट की रेट को चैलेंज कर रहे हैं। अब हम ये सवाल पूछने पर मजबूर हैं कि ऐसी कौन सी यकीन दहानियां करवाई गई हैं कि मामला तय पा गए हैं जिनकी वजह से इस मुआहिदे को खुफिया अभी तक रखा गया है। क्या इसको पब्लिक किया जाएगा या नहीं? इसी तरह पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने भी ये सवाल आज उठाया कि इसको पब्लिक किया जाए। अब सबसे अहम बात इसके अंदर ये है कि इस एहतजाज की वजह से जिन पुलिस एहलकारों की कीमती जानें गईं और अभी कल भी इसमें एक ज़ख्मी होने वाले पुलिस एहलकार की शहादत हुई है, ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए पुलिस को साइड लाइन करके रेंजर्स को लाने से पुलिस के मोराल पर जो असर पिछली बार भी जो इस सूरत हाल में पड़ा था और अब भी फिर सड़कें बंद होने से मुल्की मईशत को जो नुकसान हुआ, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रहा। इन्हीं दिनों में ये खबर आई है। क्या एक बार फिर मुआहिदा कर लेने से इन नुकसानात का मदावा हो सकेगा या मजीद इसके अंदर एड अप करेंगे, खासकर पुलिस की शहादतों के हवाले से जो मामलात हैं? आज के प्रोग्राम में हम हुकूमत से पूछेंगे कि जो मुआहिदा हुआ वो मंजर आम पर अभी तक क्यों नहीं लाया गया उसके, और फिर क्या बना रियासत की रिट का जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था कुछ दिन पहले तक हुकूमत के मुताबिक, और इस तंजीम को दहशतगर्द करार देकर इसके साथ बाकी कलअदम तंजीमों वाला सलूक करने के जो बुलंदो बांग दावे हुकूमत की तरफ से किए गए थे। फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका क्या बना? क्योंकि फवाद साहब अब ट्विटर अगर उनका जाके देखें तो बड़ी बेबसी वाली शायरी वो शेयर कर रहे हैं। ऑपोजिशन से ये पूछेंगे कि वो अच्छी बात है, उन्होंने इसके ऊपर कोई इसको इस्तेमाल नहीं किया हुकूमत के खिलाफ इस सूरत हाल को, लेकिन वाज़ेह पोजीशन क्यों नहीं ली उन्होंने इस किस्म की तहरीक की, इस किस्म की तंजीम की और इनकी सियासी मौजूदगी के हवाले से? इस सब पे प्रोग्राम में तफसीली तौर पे बात होगी और ख़ास कर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे शेख रशीद अहमद साहब ने जो बयान दिया था। हुकूमती वज़रा इस किस्म की बातें कर जाते हैं, लेकिन इतनी सीनियर वफाकी वज़ीर की तरफ से पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मैच के ऊपर उन्होंने तबसरा करते हुए उसको पूरे मुस्लिम उम्मा की फतह करार दिया था। उस पर बड़ा भरपूर जवाब आया है भारतीय मुसलमानों की तरफ से। बात करेंगे प्रोग्राम में तफसीली तौर पर इन सारे मामलात पर। हमारे साथ होंगे नून लीग के रहनुमा चौधरी जाफर इकबाल साहब, PTI के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब और पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आकर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद बात करेंगे एक तंजीम जिसको कुछ दिन पहले हुकूमत की तरफ से दहशतगर्द करार दिया गया, अब उनके साथ एक मुआहिदा हो गया है जिसको अभी तक खुफिया रखा गया है। तफसीली तौर पे इस पर बात होगी। हमारे साथ हैं नून लीग के रहनुमा चौधरी जाफर इकबाल साहब और तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, पहले आपसे ही और पहला सवाल यही होगा मुफ्ती मुनीब साहब की, क्योंकि थोड़ी देर पहले उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा
कि जो उस मुजाहिरीन की फतह का तासुर उन्होंने दिया है कि जैसे उनकी जीत हो गई है, मुआहदे में उनकी बातें, क्योंकि हम खुफिया है, हमें उसकी तफसीलात पता नहीं, आप बताइएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि हुकूमत का और उन वुज़रा का जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, उनका सारी सूरत हाल में कोई किरदार नहीं था। तो क्या वाकई हुकूमत का ये मुआहदा होने में कोई रोल नहीं था? बहुत शुक्रिया आपके नाज़रीन को। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है कि जिसमें मैं कहूँ कि बहुत बड़ा को कमाल हमने कर दिया, लेकिन एक चीज है जो पिछले खासे अरसे से एक मसला है और इसको हर दौर में निबर्त आजमा होने की कोशिश की, और हमारी हुकूमत माजी की हुकूमतों के बरक्स हम हर चीज, हर मसले को ताकत के जरिए हल ना करने का एक हमारी कमिटमेंट है, एक रिजॉल्व है। और माजी में आपको पता है मुशर्रफ साहब ने लाल मस्जिद का मामला किया, इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने मॉडल टाउन के लोग अंदर जो थे, मस्जिद के अंदर जाके लोगों को गोलियां मारी। हमारे यहाँ ये इनका 7वां ट्रिप था जो ये रास्ते बंद करने का और पुलिस वालों पे हमले करने का। तो बहरहाल सूरत के बाद रियासत को अपनी रेट कायम करनी चाहिए और इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब्बासी साहब फिर मुफ्ती मुनीफ साहब कैसे किरदार अदा कर सकते हैं इसके अंदर, एक किरदार के जब वो पहले ही ये जो मुआहदा खुफिया है अभी तक उसको फतह करार दे रहे हैं उन मुजाहिरीन की, जिसको आपकी हुकूमत ने दहशतगर्द भी करार दिया और बड़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। देखें, ये बड़ा, मैं दोबारा कहूँ कि बड़ा हसास मामला है। लोगों के पाकिस्तान में खासकर लोग बड़ी हमारी जज्बाती कौम है और मजहब के लिहाज से तो लोगों के बहुत ही ज्यादा जज्बात हैं, और अगर उस हवाले से रियासत अपनी कोई मसल दिखाने की कोशिश करे तो वो शायद उसमें कोई नुकसान होने का, कोई ब्लड शेड का, खून खराबे का अगर कोई अंदेशा हो तो उसमें बुर्दबारी से ही काम किया जाता है। साथ साथ एक स्लो एंड स्टडी तरीके से वो ये जो एक मसला है इसके रेजोल्यूशन की तरफ और इसके को, तो सॉरी टू कट यू ऑफ, जो बातें आप कह रहे हैं बुर्दबारी से अगर काम लेना था और सब्र तहम्मुल से लेना था, तो ये तो फिर अंदाज ही मुख्तलिफ होना चाहिए था इस इशू को टेक अप करने का। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर दी गई कि ये दहशतगर्द हैं और उनको भारत और पता नहीं कहां से फंडिंग आती है और इसके सबूत और रिपोर्ट भी पेश की गई है। फिर उसके बाद आप दूसरा स्टेप कैसे हो सकता है उनके साथ मुआहिदा और मुज़ाकरात? नहीं, देखें, अगर वो एक जो तंजीम है वो अगर वो कालादम है तो उसकी कोई वजह होगी ना, कालादम है। लेकिन एक तंजीम के कालादम होने की वजह से बहुत सारे लोग उससे वाबस्ता हैं जिनके शायद उस तंजीम से ताल्लुकात नहीं है, उनसे जज्बाती या उनसे एक मजहबी एक वाबस्तगी है। और जब पाकिस्तानी लोग जो शायद बहुत सारी मालूमात नहीं रखते वो उसका शिकार हो जाए तो उस तंजीम को अगर उसमें पाबंदी भी लगानी हो तो ये तरीका नहीं है जब सड़कों पे हजारों लोग हों आप उन पे कोई गोलियां चला दें या आप उन पे कोई लाठी चार्ज करें और उसमें कल एक कोई ऐसा पहलू निकले जो मुल्क के लिए, जो हमारे मुआशरे के लिए, हमारे लोगों के लिए नुकसानदेह हो। इससे बचा गया। अदरवाइज असूली तौर पे तो ये बात होनी नहीं चाहिए। ऐसे जो इस तरह के लोग हैं जो मजहबी इंतहा पसंदी को सामने रख के और पुलिस वालों से और रियासत के दीगर दारों पे हमले करें और अपनी मर्जी है वो सब पे इम्पोज करने की कोशिश करें, उन पे बर्दाश्त तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ एक दूसरा भी पहलू है इसका कि अगर रियासत जो है वो अपने लोगों पे अगर कोई इस तरह का तशद्दुद करे तो फिर हम में और मुस्लिम लीग नून में और हम में और मुशर्रफ में शायद फर्क खत्म हो जाए। तो ये है बाबा से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम और कंसर्न इसके अंदर ये पैदा होता है कि ये सारा कुछ चाहते होने के बावजूद स्टेट अपनी रिट कायम करने का ऐलान करे, एक टीजर दे और उसके बाद मुआहिदा कर ले। मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, मैं अभी चौधरी जाफर इकबाल साहब को शामिल कर लेती हूँ। चौधरी साहब, अब आप लोगों को भी इस तरह के चैलेंज का सामना था और ये यकीनन जिस तरह अब्बासी साहब कह रहे हैं बहुत सेंसिटिव सूरत हाल हुकूमत के लिए, जज्बात के अवामी जज्बात के लिहाज से तो है, तो अब हुकूमत ने कम अज कम उनको घर तो भेज दिया अभी के लिए, तो आप लोग उसको कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत ने घर भेज दिया, आपके आखिरी अल्फाज ये हैं, और जो सदाकत अब्बासी साहब कहना चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें उन बातों के बिल्कुल उल्ट हैं जो इनके सीनियर वुज़रा इकराम, ये तो कैबिनेट मेंबर नहीं हैं, और जो काबीना के मेंबरान, वज़ीर दाखिला बहुत अहमियत की वजारत है, और फवाद साहब जो कहते रहे, उन सारे को सामने रखा जाए और आज की इनकी गुफ्तगू को सामने रखा जाए तो हम इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि ये हुकूमत नाअहल भी है, नालायक भी है, झूठे भी थे पहले और अब बेख्तियार भी है। बेख्तियार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिनके पास कोई एक चीज़ ऐसी नहीं जो पिछले महीने के अंदर ये पेश कर सकें कि हमने इस मसले को हल करने के लिए ये संजीदा अंदाज़ अपनाया। एक तरफ तो ये यूँ आते हैं मीडिया के ऊपर जैसे हंसी खेल का कोई काम हो,
और इस तरह के बयान दे के फवाद साहब और शेख रशीद साहब चले जाते हैं। फिर दोबारा आते हैं तो फिर वो ये बताते हैं कि रियासत क्या होती है, रियासत की रिट क्या होती है। और अभी सदाकत अब्बासी साहब ने कह दिया कि खून खराबा नहीं। भाई वो जो 11 पुलिस वाले हैं उसको आप खून खराबा नहीं समझते। और फिर मीडिया पे पाबंदी थी। मैं क्योंकि जीटी रोड का रहने वाला हूँ गुजरात का, और ये जो एरिया है उस सारे में दोस्त अहबाब भी हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, शायद वो चलाना मुनासिब ना हो कि जिस अंदाज में वहां पे खून खराबा हुआ, और वो हुआ है, वो सारा करके फिर मेरे गुजरात के दोनों तरफ खंदकें खोदी गई, कंटेनर लगाए गए, रेंजर्स को दे दिया, और वजीर दाखिला ने कहा कि हमने गोली चलाने का इख्तियार दे दिया। ये सब करने के बाद अगर आज सदाकत अब्बासी साहब ये दर्स दे रहे हैं कि जी हमें खून खराबे से बचना था, भाई कैसे आप बचे खून खराबे से? बिल्कुल भी नहीं बचे। फिर उन्होंने ये कहा कि हाँ ये कोई नून लीग नहीं है। आप बता दीजिए कि नून लीग के दौर में लाहौर से चल के फैजाबाद तक पहुंचे, कहीं कोई कंटेनर लगा, कोई खंदक खोदी गई, कहीं गोली चलाने का ऑर्डर दिया गया, कहीं रेंजर को तलब किया गया, कोई ऐसा नहीं हुआ। ये अब्बासी साहब से ये भी पूछेंगे और आप लोगों से ये भी, मुज़ाकरात करते रहे, मुज़ाकरात करते रहे। एक चीज जो कल भी गलत थी और आज भी गलत है, वो ये है कि कल हमारे दौर में ग्रेंटर बने थे जनरल फैज साहब, वो डीजीसी थे तब ISI के, और आज खुद आर्मी चीफ ग्रेंटर बने हैं। मैं इस बात पे बतौर पाकिस्तानी मोतरज़ हूं कि अगर आपके इदारे गारंटर हों, गारंटी कौन देता है? गारंटी वो देता है जो दोनों फ्री कैंप से ज्यादा ताकत रखता हो। मैं इस पे भी आती कुंडी साहब की तरफ, और इसमें मौलाना बशीर फारूकी का बयान भी बहुत अहम है। उन्होंने कहा ये काम, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा कि आर्मी चीफ की वजह से ही सेटल हो गया है, तो यकीनन हुकूमत का किरदार अभी तक के बयान के हिसाब से नजर नहीं आ रहा। कुंडी साहब, अब ये एक सिचुएशन थी और रियासत की रिट का मामला है, अभी बेशक इस मुआहदे को खुफिया रखा गया है, लेकिन क्या आपकी जमात का क्या ख्याल है इस बारे में, जो हुकूमत ने कम अज कम वक्ती तौर पर सेटल तो कर लिया इशू को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब हुकूमत ने रात की तारीकी में एक और मुआहदा किया जिसके गारंटर जो है वो स्टेट बनी, और हुकूमत की तो पहली बात तो है इसमें टोटली नाकामी है, क्योंकि हुकूमत अगर आप देखें इससे पहले भी उन्होंने 1 या 2 एग्रीमेंट्स किए। एक एग्रीमेंट किया, छुपाया, पता नहीं चला, फिर ये निकले कि हमारे एग्रीमेंट पे अमल दरामद नहीं हुआ, फिर दूसरा एग्रीमेंट हुआ, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, और आज रात की तारीकी में एक तीसरा एग्रीमेंट हुआ जिसको PTI के जो हमारे हुकूमत है वो छुपा रही है। अब हमें समझ नहीं आती कि PTI के हुकूमत जो काम भी करती है वो कहते हैं इतनी सीक्रेट है कि हम इसको नहीं बता सकते। आज हम ये मुतालबा करते हैं कि आप कौम को एतमाद में लें, आप पार्लियामेंट का सेशन कॉल करें। आपने हमेशा ऐसे काम किए हैं जिसमें कौम को पता नहीं होता, और फिर आज भी धरना खत्म नहीं हुआ, वो एक पार्क में गालिबन या साइड पे कहीं बैठे हुए हैं, उनके कोई मुतालबात हैं। कल तक हमें हुकूमत ये बताती रही कि ये मुल्क दुश्मन है, ये इंडिया से इनको पैसे मिल रहे हैं, ये बिल्कुल मुहब्बत नहीं है, ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, गलत बयानी से हुकूमत काम कर रही थी, फेक न्यूज फैला रही थी। आज पता चला कि ये मुहिब वतन भी हैं, इनसे जो है वो बैन ऑर्गेनाइजेशन का वो जो है हट जाएगा, मतलब है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी या नॉन बैन ऑर्गेनाइजेशन भी होगी, और ये मुहिब वतन भी हैं। अब हमें समझ ये नहीं आती कि हुकूमत की कौन सी बात को हम माने, पहली वाली को माने या दूसरी वाली को माने। और साथ साथ ये कहा गया कि रिजवी साहब जो हैं वो कोर्ट के जरिए रिहा हो सकते हैं। आज ये बताया जा रहा है कि वो रिहा हो जाएगी, हुकूमत उनको रिहा करेगी, तो फिर अदालतें कहां पर चली गई हैं? अब चीज ये है कि इतना खून खराबा जो हुआ, पुलिस के नौजवान शहीद हुए, आम शहरी शहीद हुए, लोगों की अमलाक को नुकसान हुआ, लोगों के कारोबार को नुकसान हुआ, इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? किसने मतलब है कि इसको वो करना है? मतलब है आपने पुलिस के जवान भी फोर्स के जरिए शहीद करा है कि आपने कहा कि जी आप लड़े इनके साथ, आज आपने मुआहदा कर लिया है, तो वो कहां पर जाएंगे? उनका नुकसान कौन भरेगा? तो ये चीजें हुकूमत जो है, इनको तो हुकूमत चलाने का तरीकाकार ही नहीं है। जब अब आप बकौल आपके जब एक मौलाना साहब आते हैं और वो कहते हैं कि आर्मी चीफ हमारे गारंटर हैं, तो हुकूमत की रिट तो कहीं पे भी नहीं है। हुकूमत के वज़रा की जो स्टेटमेंट्स थी वो आपके सामने थी। हुकूमत के वज़रा इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं देते। हमारे दौर में भी कादरी साहब आए थे, डी चौक पे उन्होंने धरना दिया हुआ था, हमने भी मज़ाकरात के जरिए उनको जो है खुशसलूबी के साथ उनका जो है धरना खत्म कराया और भेजा। आज तो ये हुकूमत अपने इत्तेहादियों को एतमाद में ली थी। मेरे साथ उस दिन कामिल आगा साहब एक टीवी प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं है। पिछले एक धरना हुआ इसी हुकूमत में हुआ, मौलाना फजल रहमान साहब जब इस्लामाबाद आए तो धरना किसने खत्म कराया? वो चौधरी परवेज इलाही और शुजात हुसैन साहब जो है वो ही मेरे ख्याल में गारंटर बने थे, गए थे, खत्म कराया। तो ये हुकूमत अपने इत्तेहादियों पे भी जो है वो भरोसा नहीं करती।
मेरे ख्याल में आर्मी चीफ साहब ने उसमें इंटरवेन किया और उलमा और मशाइख को भेजा उनके पास कि ये चीज खत्म की जाए। हुकूमत तो नाम की कोई चीज मुल्क में नहीं है। हुकूमत है तो मुझे बताएं कहां पर है हुकूमत। और उलमा ने पहले भी कह दिया था कि हमें पहले कंसल्ट ही नहीं किया, वो उसके बाद फिर उनकी तरफ से अब्बासी साहब की तरफ सारी बातों का जवाब लेने के लिए। अब्बासी साहब, आपकी हुकूमत को बेख्तियार कहा जा रहा है यहाँ पे आपकी अपोजिशन की तरफ से। अब हमारे सामने जो पिक्चर है वो ये है कि क्या एक काबीना के अंदर बातचीत हुई, उसके बाद फवाद चौधरी ने आके कहा कि ये दहशतगर्द हैं, इनके साथ वैसे ही डील करेंगे जैसे दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उलमा और मुख्तलिफ जो मुलाकातें हुई वो उन्होंने उठा के फेंक दिया हुकूमती मौक़िफ़ जो काबीना के अंदर बात हुई थी। तो अब हम इसको क्या अहमियत रह गई काबीना की और कैसी जमहूरियत हुई फिर ये सारी सूरत हाल में? अब साहब मुझे बड़ी हैरत हो रही है अपने दोनों भाइयों की बात सुन के कि इनको शायद ये अमन इनको पसंद नहीं आ रहा और इनको बुरा लग रहा है और इसमें इस पर कीड़े निकाले जा रहे हैं। ये अगर किसी को दहशतगर्द कह के उससे मुज़ाकरात करना तो जाएं पता करें आपने सूफी मोहम्मद कौन था। उसे तो पाकिस्तान की रेट को चैलेंज किया था, पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता था। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने उससे मुज़ाकरात किए कि नहीं किए? पहले आपने उसको दहशतगर्द कहा और फिर जाके आपने घुटने टेके। हम उसको घुटना टेकने नहीं कहते। जब भी मेरे भाई कोलैटरल डैमेज का खतरा हो, जब भी जानों का इंसानी जानों का ज़िया हो, तो बड़ी बड़ी जंगों में भी मुआहदे होते हैं। ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, इनका सार है और ना पैर है। इस तरह है कि वुज़रा जब बयान देते हैं, जब एक सिचुएशन होती है, लड़ाई की बात होती है, उस वक्त लड़ाई के लहजा होता है। लेकिन अगर कोई बात मुज़ाकरात पे आ जाती है, टेबल पे आ जाती है, तो फिर आपकी तारीख है। मैं जो कह रहा था कि मुस्लिम लीग नून ने किया, मुस्लिम लीग नून ने इस मुल्क की पंजाब की तारीख में, हालिया तारीख में खून खराबा किया जब ताहिरुल कादरी के मस्जिद के अंदर जाके राना सनाउल्लाह ने बंदों को मारा और 100 बंदों को गोलियां मारी। मैं उसकी बात कर रहा था, जिसकी तारीख जब लिखी जाएगी तो हामला औरतों को आपने गोलियां मारी। आप किस मुंह से बात कर सकते हैं कि आपने कुछ अच्छा काम किया? हुकूमत ने बहरहाल, आपको वुज़रा बुरे लगते हैं तो लगें, लेकिन इस हुकूमत ने इस मसले को पुरअमन तरीके से हल किया। और जो आप कह रहे हैं तशद्दुद, वो तशद्दुद खुदा न खास्ता बहुत बुरा था। पुलिस वालों की जो है वो शहादतें हुई और मतलब ये ठीक है, आपकी पॉइंट ठीक है, लेकिन आप इमेजिन करें कि जिस तरह आपने मॉडल टाउन पे चढ़ाई कर दी थी या मुशर्रफ ने लाल मस्जिद पे चढ़ाई कर दी थी, खुदा न खास्ता अगर ऐसी चढ़ाई करते तो सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन आज खुश होते। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, इस्लाम से मोहब्बत करने वाले, इस मुल्क में अमन चाहने वाले बिल्कुल पुरअमन है। आपको हुकूमत बुरी लगती है तो लगे। जो आपने झंडे गाड़े थे ना कामयाबियों के, वो पूरी दुनिया को पता है। आज पाकिस्तान का बच्चा पॉलिटिकल पार्टी से नफरत करता है इसलिए कि आपने इस मुल्क का सारा निज़ाम बर्बाद किया। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातें करके इतनी जो एक अचीवमेंट है अमन की खातर और एक मसले को हल करने की जानिब एक आगे कदम बढ़ा है, उसकी खातर इस तरह अगर आप तो चाहते थे कि लड़ाई झगड़ा हो, नहीं हम सबको अमन की बात करनी चाहिए बादशाह साहब, लेकिन मैं ये कंपैरिजन भी नहीं करने, इस टॉपिक को हम नहीं छेड़ रहे। आपके नून लीग के वक्त में जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त आप लोगों का क्या रवैया था? आप लोग कहते हैं वो मामला मुख्तलिफ था, लेकिन अब ये ऑपोजिशन जो है, ये चले ये बातें यहाँ पे आपको सुना रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। मैं बताता हूँ कैसे मुख्तलिफ था। मुझे जरा मौका दें। मुस्लिम लीग नून ने वाकई उस वक्त जो एक कानून को छेड़ा था, एक पॉलिटिकल इशू था। इस हुकूमत ने कोई पॉलिटिकल इशू क्रिएट नहीं किया। इस हुकूमत ने अगर कहीं खाके बने हैं, मुझे अपनी बारी पे बोलिएगा, मुस्लिम लीग नून ने कानून को छेड़ा था, पॉलिटिकल बात पैदा की थी, उस वक्त की बात और थी। बहरहाल आज हम एक बेहतर माहौल में। अब्बासी साहब, मैं आप की तरफ दोबारा मैं आपसे ये कहते हुए कि लेकिन आप लोगों ने उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ऐलान किया था, आप लोगों ने भरपूर उसमें उनकी साइड, जो एहतजाज कर रहे थे उनकी साइड ली थी, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने ये तो नहीं कहा कि आप मुल्क की सलामती के खिलाफ इसमें शामिल हो रहे हैं या मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए दुश्मन एजेंडा के ऊपर है। उस वक्त एक इशू सियासी था, उससे सियासी पार्टियों का मौकफ था। आज कोई इशू नहीं है। पीटीआई की गवर्नमेंट ने कोई ऐसा काम नहीं किया। उस सियासी इशू नहीं था। आप लोगों ने कानून तब्दील करने की एक कोशिश की थी जिससे इशू बना। अच्छा जी, पहली बात तो ये है सदाकत अब्बासी साहब कि वो जो कानून तब्दील हुआ उसमें आज भी मैं कहता हूं कि कहीं एक नुक्ता या कौमा भी उस हलफ के अंदर जो खत्म नबूवत का हलफ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का, उसमें चेंज नहीं हुआ। टाइटल में फर्क था कि उसका कहा गया कि इकरारनामा बर हलफ सिर्फ सुन लें हौसला करें आप जरा। इकरारनामा बर हलफ या सिर्फ इकरारनामा लिखा जाए,
इतना था, और उसके ऊपर आपके शफकत महमूद साहब के साइन हैं, आपके शाह महमूद कुरैशी साहब के साइन हैं। आज जाके असेंबली की लाइब्रेरी में देखिएगा, फिर आपने कहा कि हम धरने में जाके बैठेंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब वहां बैठे, और आज शेख रशीद साहब जो हैं इन्होंने कहा था इस पाकिस्तान को आग लगा दो, ये सब कुछ कहा, और आज फिर वही कर रहे हैं। आप ये वजाहतें और ये सफाइयां ना दें। आज मसला उससे ज्यादा सीरियस है। आज मसला ये है कि फ्रांसीसी एक शख्स ने मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौबा नाउज़ुबिल्लाह खाके बनाए, मजाक उड़ाया, और इस कौम ने अपील की कि उसका सफीर वापस भेजिए। क्या ये उम्मत मुसलमान का मसला नहीं है? ये तो मुजाहिरीन का था ना, ये तो मुजाहिरीन का मुतालबा था ना। जी मुतालबा था ना, ये तो क्या ये नजायज मुतालबा? क्या ये काबिल अमल मुतालबा है? देखिए ये अलग बात है, ये भी ये जो आप देंगे, आप तो इंडोर्स कर रहे हैं बैठ के इस मुतालबे। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा क्या, मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने कहा क्या। अच्छा, मैं और फिर जाके ये मुआहिदा करके आए। कौन कहते मुआहिदा कर रहे हैं? तो इनके वुज़रा गए थे ना, तो इनके वुज़रा ने क्यों मुआहिदा किया था? यही तो सवाल एक काबिल अमल काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कुंडी साहब मुआहिदा क्यों किया? और फिर उन मुआहिदों को खुफिया रखते हैं। खुफिया इसलिए रखते हैं, हम सवाल का जवाब लेते हैं क्योंकि इसका बाकायदा मुतालबा किया जा रहा है कि खुफिया क्यों रखा गया, लेकिन हमें इस मामले की सेंसिटिविटी को भी समझना है। आप तीनों सियासी जमातें हैं और अब आप लोगों के लिए भरपूर इस मामले को, हम भी, मीडिया भी इस तरह का किरदार अदा कर रहा है कि सेंसिटिव तरीके से इसको देखा जाए। कुंडी साहब, अब ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें जिस तरीके से ये मुज़ाकरात हुए हैं और फिर उसके बाद वज़ीर ख़ारिजा के ऊपर भी बहुत, उनकी शमूलियत के ऊपर भी सवाल, आप इस मुज़ाकराती टीम और इस मामले की हैंडलिंग के ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, सदाकत अब्बासी साहब तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे उनको नहीं पता। अब सदाकत को पता है कि इसमें मुआहदे में क्या लिखा हुआ है। मुझे 100% यकीन है इनको भी पता नहीं है कि इस मुआहदे में क्या लिखा हुआ है। और फिर मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि आप जिन्होंने मुआहदा किया है उनको ये बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को कम से कम बता दें कि मुआहदे में क्या लिखा है, क्योंकि फैसल वार्डा की तरह फिर कोई वजीर ना आ जाए 2 साल बाद कि जी हमें तो पता ही नहीं है कि जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब को एतमाद में नहीं लिया गया है कि वो मुआहदे में था क्या, और ये चीज़ है। अब चीज़ ये है कि आपके वफाकी वज़रा टीवी पे आए, हुकूमत के तर्जमान आए, उन्होंने कहा कि ये जो है इनके कड़ियां जो है, क्योंकि इनके पास 2-3 चीजें अपोजिशन के लिए, जो इनका साथ न दे वो इंडियन एजेंट होते हैं या चोर होते हैं या डाकू होते हैं। ये 3 इनके पास SOPs हैं कि फौरन इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने कहा जी ये जो है इनके पास हमें इतलात मिली, हमारे पास 100% यकीन है कि जी दुबई से फलां बंदे ने पैसे दिए इस जमात को और वो इंडियन एजेंट हैं। आज आप उनके साथ, अच्छा नजरिया जरूरत के साथ आप उनके साथ अब जो है वो कह रहे हैं कि हम मजाकरात कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा खून खराब हो जाता, ये चीज हो जाती है, वो चीज, तो कल कोई जमात भी खड़ी हो सकती है। आपके वजीर कह रहे थे कि हम जो है इनके साथ निपटेंगे, हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। हुकूमत टोटली फेल हो चुकी थी। फिर एस्टेब्लिशमेंट को आना पड़ा, आर्मी चीफ को आना पड़ा। उन्होंने मशाइख और उलमा को इकट्ठा किया और फिर उनको कहा कि आप आकर जो है इसमें जो है मुझे बताएं कि ये चीजें जो इन्होंने डील की, क्या उन्होंने आपके वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन को इजाजत दी कि आप जाकर इसको प्रेस में बताएं? सवाल ही पर उन्होंने टीवी में आया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि आप हमारे किसी भी मज़ाकरात में ना बैठेंगे ना आप उसके आगे बयान देंगे। फिर उन्होंने जो है किसी तरीके से वो किया कि जी वफाकी वजीर जो है वो वजीर खारजा आ जाएं, और वो क्योंकि एक गद्दी नशीन भी हैं, गद्दियों के वो हैं, तो उस तरीके से उन्होंने उनको इंडाइट किया कि आप इसमें चले जाएं और आप ये बात है। तो देखें आपसी चीजें संभली नहीं, अपोजिशन को जो है अपोजिशन को खामखा जो है आप इस पे वो लान तान ना करें। आपसे खुद हुकूमत चल नहीं रही है और आपसे कुछ चीजें हो नहीं रही हैं। अगर आपके पास है मुआहदा, बताएं, कौम को बता दें मुआहदा, आज बता दें। इनको खुद नहीं पता कैबिनेट को कि बिल्कुल बिल्कुल। एक ब्रेक, एक वो ना, मुझे अब्बासी साहब को भी शायद वो पता हो लेकिन शायद ना ही पता हो, क्योंकि मीडिया को भी ज़राए के जरिए जो बातें रिपोर्ट हुई हैं तो उस पर हम किस हद तक यकीन करें, लेकिन मुआहदे के अंदर क्या बात मानी गई इस तंजीम की वो तो अभी नहीं मालूम। एक पॉलिसी बयान ये जरूर है मुनीबुर रहमान का कि बड़े बड़े दावे करने वाले हुकूमती लोगों का इसमें कोई किरदार नहीं था। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम में बात हो रही है जो एक कलदम तंजीम के साथ मुआहिदा हो गया है और उससे पहले बड़े बड़े दावे हुकूमत की तरफ से किए गए थे। इसमें उनकी अपोजिशन भी उनसे सवाल कर रही है और क्योंकि मुआहिदे की तफसील सामने नहीं आई तो हम भी ये जानना चाहते हैं कि क्या प्रॉमिस किया गया इस तंजीम को जो वो घर जाने पर राजी हुए हैं। अब्बासी साहब, ब्रेक से पहले जो बातें हो रही थी इन सब का जवाब दीजिएगा। आप लोग इसको पब्लिक कब करेंगे? दूसरा, आपने क्यों जरूरत महसूस नहीं करते किसी भी चीज़ को पार्लियामान में लेके आके अपोजिशन के सामने रखने, क्योंकि इस तरह के मामला का सभी शिकार रहे हैं। और तीसरी
दूसरी बात यह कि जो काबीना बहुत ज्यादा डिवाइडेड है, इस मामले के ऊपर भी बहुत डिवाइडेड थी। ये कितना संजीदा मसला है आप लोगों के लिए, आपकी हुकूमत के लिए, जब अपने वुज़रा के आपस में ख्यालात और बयानात मैच नहीं करते? जी अब साहब बिल्कुल इसमें मुख्तलिफ राय पाई जाती है। बाज़ लोग इस पर बहुत ही अग्रेसिव और बिल्कुल सख्त रवैया रखने के कायल थे, और बाज़ लोग थे कि जी मामला इफ़हाम व तफ़हीम से हल किया जाए। और जाहिर सी बात है, एक वज़ीर का मौक़िफ़ बड़ा सख्त जब होता है और वो सख्त बयान देता है, और वो ज़ाहिर या वज़ीर दाखिला हो सकता है या वज़ीर इत्तलात हो सकता है, तो ज़ाहिर है वो जो अगर आपने किसी से राज़ीनामा करना है तो जो एग्रेसिव प्लेयर होता है उसको आप नहीं भेजते। ये बड़ी आसान सी बात है। जब मॉडल टाउन पे राना सनाउल्लाह ने तो हुकूमती मौक़िफ़ बयान करता है ना अब्बासी साहब, ऑफिशियल मौक़िफ़ बयान करता है, उसका अंदाज से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वज़ीर इत्तलात का अपना एक अंदाज भी है और उनका अंदाज इस मामले में जारहाना है, और ये बात ये उनका पर्सनल अंदाज है फिर अब्बासी साहब? नहीं है, बिल्कुल है। और फवाद साहब का पर्सनल सेंटिमेंट है, फवाद साहब का पर्सनल अंदाज जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव है इस मामले पे, और मैं नहीं समझता कि अगर आपने ताहिरुल कादरी वालों के मुजाहिरीन से अगर आपने मुज़ाकरात करने होते तो कोई राना सनाउल्लाह को बर्दाश्त करता? बिकॉज वो एक हर बंदे का अपना पोस्चर होता है। राना सनाउल्लाह साहब से मैच का मवाजना कर रहे हैं फवाद साहब का या शेख? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, राना सनाउल्लाह मॉडल टाउन पे जाके मुज़ाकरात तो नहीं कर सकते थे ना, उन्होंने तो गोलियां मरवाई थी, इसलिए उनको लोग बर्दाश्त ना करते। फवाद साहब ने बयान दिए हुए थे, इसलिए उनको उन मुज़ाकरात में बैठने की जरूरत नहीं है। और मुज़ाकरात हमेशा सॉफ्ट फेस लोगों से कराए जाते हैं जिनका ज़रा हमदर्दाना रवैया होता है, बिकॉज मुज़ाकरात में लड़ाई नहीं करानी होती, मुज़ाकरात में दरमियानी रास्ता ढूंढना होता है। रही बात ये कि जी इस फौज को क्यों इन्वॉल्व किया, फौज हुकूमत का एक मातहत इदारा है। सुन ले जरा, फौज हुकूमत का एक मातहत इदारा है। हुकूमत ने कौमी सलामती का कमेटी का इजलास बुला के इस सारे इदारों को ऑन बोर्ड लेके अपना डिसीजन ABCD कर लिया था। हमारे यहाँ वो नहीं है कि फौज को पता ना हो कि वज़ीर आज़म क्या बयान दे रहा है, और वज़ीर आज़म को पता ना हो कि फौज की तरफ जा रही है, और बाद में पता लगे कि वज़ीर आज़म जो वो डॉन लीक्स करता पकड़ा गया। ऐसी बात नहीं है। इदारे एक पेश पे हैं और वज़ीर आज़म चीफ एग्जेक्टिव हैं और तमाम इदारे उनके ताबे हैं। ये आप सुन लें, उनके ताबे हैं, और वज़ीर आज़म की और सिविल गवर्नमेंट की हदायत पे जो भी मुज़ाकरात किए, ग्राउंड पे उनको गोली चलाने का इख्तियार देना पड़ता है। वो कानून की रिक्वायरमेंट है कि अगर खुदा न खास्ता आगे से कोई रिएक्शन है तो ये होता है। और ये मेरे भाई आपको खुश होना चाहिए कि आपके इलाके में, गुजरात में और गुजरांवाला में कोई बदअमनी नहीं हुई, मामला हल हो गया। रही बात ये कलअदम तंजीमों को बदअमनी नहीं हुई, इसके बस साहब बदअमनी नहीं हुई, नहीं मेरी बात बदअमनी नहीं हुई। अच्छा आप सुन लें, आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं, आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं। जवाब सुनेंगे, जवाब देने आप क्विकली अपना रिस्पांस। ये मतलब मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये चाहते थे कि वहां गोलियां चले मॉडल टाउन की तरह, वहां पे आंसू गैस चले, वहां पे लोगों को खुदा ना खास्ता हुआ। तो आप ये चाहते थे भाई, ये सब कुछ किया, जितना भी कुछ हुआ, जितना कुछ भी हुआ, अल्लाह का फजल है कि मैं कहता हूँ एक जान को नुकसान। अगर मुझे, अगर आप देखें ना, अगर जोई साहब इस तरह बात करते रहेंगे, प्लीज उनको बात देखिए ना, मुझे बात करने देना। अब्बासी साहब आपको मुकम्मल फौरी तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि किसी एक भी मुसलमान का, इंसान का, पाकिस्तानी का खून बहा दुख की बात है, लेकिन अल्लाह का फजल है कि जो कुछ लोग हमारे दुश्मन मुल्क के अंदर और बाहर जो सोच रहे थे ना कि यहाँ मॉडल टाउन की तरह खून खराबा होगा और उनकी सियासत होगी, उनको मायूसी हुई है। बाकी ये मामला है, खतरनाक है, संजीदा है, सेंसिटिव है, और उसको हल करने के लिए मैं कहता हूँ कि रियासती इदारों का, हुकूमत का, मतलब मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इसका एक पूरा हल निकाला। बाकी दोनों मेहमानों का आपकी बात पे कमेंट ले लेती हूँ, आपको पूरा मौका दिया भाई साहब। उन्होंने कहा जरा जो मॉडल टाउन पे उन्होंने कह दी जो मॉडल टाउन में शहबाज जी ने किया था उस पर जरा कमेंट करें, वो क्या था? वो भी चौई साहब, आप लोग वो कह रहे हैं वाज़े तौर पे कि जो कुछ हुआ है वो वन पेज के ऊपर रह के कोऑर्डिनेशन के साथ ही हुआ है सारी चीज। आप लोगों को इसमें क्या प्रॉब्लम है? नंबर एक, जो उन्होंने कहा जी कोई खून खराबा नहीं हुआ, सब ने देखा बहुत कुछ हुआ, दोनों तरफ से जाने गई और मैदान जंग 7-8 दिन बना रहा। लाहौर से गुजरांवाला और गुजरात तक का इलाका, इस्लामाबाद पिंडी में भी कंटेनर लगे थे, बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते थे। वन पेज की बात आ गई तो जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है उसके बाद जनाब वज़ीर इत्तलात ने वो सारा मौक़िफ़ दिया जो हुकूमती मौक़िफ़ था, और जिसमें कहा गया कि रेंजर्स को डिप्यूट किया गया, वो बाद में कहा गया। वो एक हुकूमती मौक़िफ़ था, वो हुकूमत का मौक़िफ़ था, समझिए जरा। वो प्रेशर टैक्टिक्स का क्या फायदा हुआ? वो हुकूमत का मौक़िफ़ था। शेख रशीद साहब ने ऐलान किया गोली चलाने का, हमने गोली चलाने का ऑर्डर देते हैं। फिर उसके बाद ये बताया गया
कि कौमी रहनुमा जनाब इमरान खान साहब कौम से खिताब फरमाएंगे, वो अभी कहीं पीछे पड़ा है, वो क्योंकि उनके हाथ में रहा ही कुछ नहीं, तो खिताब क्या करना था। और फिर बिल आखिर क्या हुआ, जो मुज़ाकरात का फ्रीक है, जिन्होंने इनके वुज़रा के साथ बैठना पसंद नहीं किया, दो जुमले जरा मॉडल टाउन पे भी बोलिएगा, वो कैसे मुख्तलिफ। और रही बात, जी मैं आ रहा हूँ, मॉडल टाउन पे भी आ रहा हूँ, मॉडल टाउन पे भी आ रहा हूँ। मैं बहुत सारी बातें हैं, अगर सच बोलूंगा आपने सुन पाएंगे। जी मैं मुकम्मल करता हूँ। सुने हम सुने बस साहब, मसला ये है कि आपने 100 जूते भी खाए हैं और प्याज भी खाए हैं, सब कुछ आपने किया है। आपने लाहौर से लेके गुजरात तक सारी तबाही करवाई है, और उसके बाद आज आप ये भी क्रेडिट ले रहे हैं। अगली बात आप कह रहे हैं कि कुछ लोग खुश हो रहे थे, कोई खुश नहीं था पाकिस्तान में, सब ने हुकूमत का साथ दिया, सारी ओपोजिशन पार्टीज ने बड़ा मुहतात रवैया इख्तियार किया और आपको फ्री हैंड दिया कि आप डील करें, लेकिन आप न कर सके। अब आपने जो खुफिया रखा है वो जरा सामने मॉडल टाउन की बात भी करना जरा। मैं कुंडी साहब की तरफ जाऊंगी। देखिए 3 साल हो गए हैं आपको हुकूमत में आए, 3 साल हो गए हैं, आप हमें वो चार्ज करते, आप वो केस चलाते, आप दोबारा इंक्वायरी करते और आपके सामने दूध और पानी अलग हो जाता। कुंडी साहब की तरफ, कुंडी साहब आप लोग क्यों मवाजना करते हैं ये जो सूरत हाल बनी इस्लामाबाद में सिट इन की, इसका पीटीआई के धरने के साथ या फिर दीगर जो एहतजाज सियासी जमातों के होते हैं, इनका क्या कंपैरिजन आपस में बनता है? दूसरी बात, मुझे इसका भी जवाब दीजिएगा, अब चॉइस साहब से भी पूछूंगी कि आप लोगों ने इसमें यकीनन हुकूमत के खिलाफ इसको इस्तेमाल करने में किरदार नहीं अपना शामिल किया, लेकिन आप लोगों ने खुलकर कंडेम भी नहीं किया, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो है कि जमहूरी हुकूमतों में एहतजाज होते हैं। इन्होंने खुद कंटेनर्स पे खड़े होके, आप जरा पुराने क्लिप्स बताएं ना कि इनकी सरबराही में पार्लियामेंट पे हमला हुआ, प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ इन्होंने चढ़ाई की, पीटीवी बिल्डिंग पे इन्होंने चढ़ाई की, वजीर दाखिला साहब जो आज हमें दीन का सबक दे रहे हैं और अमन का सबक दे रहे हैं, उस वक्त क्या कहते थे कि मारो, मर जाओ, जला दो, जो वॉटएवर जो भी चीज कर सकते थे उन्होंने की। किस लिए? इक़्तिदार के लिए। और किस लिए कर रहे थे वो? अब बात यह है कि यही वजीर आज़म इमरान खान साहब जब क्वेटा में हमारे जो वहां पर जो कत्लेआम हुआ, लोग शहीद हुए हज़ारा बरादरी के, और वो दफना नहीं रहे थे, तो इसने कहा मैं किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। आज तो लेट गए उनके सामने, आज क्यों लेट गए? फिर कह देते थे मैं ब्लैकमेल नहीं होता। और जो हुकूमत का मौका था, वजीर, एक मिनट बात कंप्लीट कर दें। देखें भाई साहब, मैं नहीं बोल रहा उसमें, आप तम्मल के लें, अभी आपने बहुत कुछ रहना है। अब जो है आप देखें, वहां पर इंसानी जान थी, यहाँ पर नहीं थी इंसानी जाने, वहां पर भी इंसानी जान थी। अब प्रॉब्लम यह है कि जिस मुनीबुर रहमान साहब को उन्होंने उठा के बाहर फेंका था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, लेकिन इनके वजीर इत्तलात को जरूरत नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा ये नहीं करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने इनकार कर दिया था। तो प्रॉब्लम यह है, अब आते हैं मॉडल टाउन पे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भाई साहब आपकी हुकूमत है, 3 साल से ज्यादा हो गए, पंजाब में आपकी हुकूमत है, मरकज में आपकी हुकूमत है, आपके साथ FIA है, सारे डिपार्टमेंट आपके साथ हैं। अगर कोई उसमें मुलविस था तो आज आप उनको फांसी चढ़ा देते। आपने तो अपने कजन के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। अगर उसमें मैं मुलविस था या अली बेजीन जो भी मुलविस था, आज तो उनको आप फांसी चढ़ा देते। आपने तो वादा किया था कि हम उसके इंतकाम लेंगे, तो क्या किया आपने उनके साथ? क्या उस केस में क्या पेशरफ्त आपने किया आज तक? लेकिन सिर्फ आप पॉलिटिकल उसके लिए नहीं इस्तेमाल करें, स्कोरिंग के लिए कि ये चीजें, अगर वहां पर ज्यादती हुई है, हम कहते हैं बिल्कुल, अगर किसी ने ज्यादती की, अगर मैंने किया पहले मारी थी, हाँ तो चढ़ाए ना फांसी, क्यों नहीं करते? आप क्यों खामोश बैठे हुए हैं? इदारे आपके साथ हैं, क्यों नहीं करते आप लोग? केस मतलब ये है कि ये चीजें जो है, ये चीजें आप पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करें। आप फेल हो चुके थे, आपके जो है एस्टेब्लिशमेंट बीच में आई, ठीक है, आपने मीडिया को ब्लैकआउट किया, कोई सी टीवी को एक टीवी ने कुछ दिखाने की कोशिश की, आपने उसको ब्लैकआउट किया। आप तो डिक्टेटर से भी बुरी हुकूमत करना चाहते हैं। आपने क्यों मीडिया पे पाबंदियां लगाई? आपके दौर में तो सब कुछ दिखा रहे थे। आप लोगों के वर्करों ने क्या वहां पे पुलिस पे तशद्दुद नहीं किया? डी चौक पे वहां पर जो जुनेजो साहब थे ST और उनकी टीम पे तशद्दुद नहीं किया? आपके वज़ीर आज़म ने नहीं कहा कि मैं खुद अपने हाथ से फांसी दूंगा? तो जब आपने जो कुछ आपने बोया है वो आप काटेंगे। आप लेट गए हैं। आप तो कहते थे हम ब्लैकमेल नहीं होते, मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं, तो अब आप लेटे हुए हैं और वो जितने लितर मारना चाहेंगे वो मारेंगे। अभी भी वो अपने मुआहदे पे कायम है, उनका मुआहदा कंप्लीट होगा और फिर जो आप वो उठेंगे वहां से।
ये हम फिर वापस आके भाई साहब से एक बार पूछने की कोशिश करेंगे या उनको कहेंगे ब्रेक में कोई इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत तो दें कि हुआ क्या, किस बात पे मामला तय पा गए। एक ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मुख्तलिफ ऐसे मौके इस दौरे हुकूमत में आए हैं जहाँ पर वज़रा की तरफ से इस तरह की बातें कह दी जाती हैं जिनके ऊपर या तो बहुत मज़ाक़ा खेज़ होती हैं या बड़ी हैरत का इजहार किया जाता है। पाकिस्तान और भारत का एक क्रिकेट मैच हुआ, उस हवाले से शेख रशीद साहब का जो सबसे आम वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने उसका मवाजना ऐसा किया कि उन्होंने आके कहा कि ये पूरे आलम इस्लाम की, सारे मुसलमानों की, दुनिया भर में ये क्रिकेट का जो एक मैच था T20 का, वो सबकी जीत है। उसके ऊपर बड़ा भरपूर रिएक्शन एक जो स्कॉलर हैं भारतीय असदुद्दीन ओवैसी, उनकी तरफ से आया। उन्होंने कहा कि एक वजीर, उन्होंने अहमक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हमारे वफाकी वजीर के लिए, और कहा कि वो एक वजीर है पाकिस्तानी जो क्रिकेट को जोड़ रहा है इस्लाम के साथ, और पूरे दुनिया के मुसलमानों की तर्जुमानी की या इस तरह की बात करने की क्या जरूरत है। इस पर हम क्विक कॉमेंट, आखिरी हिस्सा है प्रोग्राम का। अब्बासी साहब, अहम तरीन वफाकी वजीर को क्या ऐसी बात करनी चाहिए? बाकी लोगों की तरफ से जनरलाइज्ड कमेंट्स तो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत दफा दे देते हैं, लेकिन ये क्या तरीकाकार था जो शेख साहब ने अपनाया, उसके भरपूर रिएक्शन आया? देखें, ये क्रिकेट का एक खेल है, इसको खेल ही समझना चाहिए, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी हिस्ट्री है। अगर आप देखें कि इंडिया का एक प्लेयर है जो मुसलमान था और उससे एक दिन परफॉर्मेंस नहीं, और पूरे इंडिया के हिंदुओं ने उसको जीत का जिम्मेदार कहा, तो ये वो तो एक उनका तो टैक्टिक ही ऐसा है बासी साहब। सुन लेना, मुझे मुसलमानों के साथ जो हालात होते हैं वो बहुत गलत होते हैं, लेकिन हम ये एक इमोशनल चीज है और हमारे लोगों की ट्रेडिशनल सोच, जाहिर है इसकी हिस्ट्री है। हिंदू मुसलमानों का ये लड़ाई भी रही है, जंग भी रही है, और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनने वाली रियासत है। इसमें एक तबका इस तरह की सोचता है, नहीं सोचना चाहिए। खेल को खेल सोचना चाहिए, लेकिन कम अज कम आप ये इंडिया वालों की बातों को परे करें। उनको जो शिकस्त दी है ना पाकिस्तान ने, हम इसी बात पर खुश हैं। वो चाहे उस पर कोई भी ताना मारें, वो पाकिस्तान को कितना बुरा भला कहते थे, और कई लोग यहाँ कहते थे कि इमरान खान से तो क्रिकेट भी ठीक नहीं। का मकसद ये ना अब भाई साहब, विफाकी वजीर, एक तबका तो नहीं है, एक विफाकी वजीर आके बयान दे रहे, बाकायदा वीडियो पैगाम जारी कर रहे हो, कह रहे पूरी दुनिया में इतने मुसलमान मुल्क हैं जिनमें क्रिकेट का नाम भी कई मुल्कों के अंदर नहीं पता। ये तो एक कौमी मामला है, पाकिस्तान के लिए बहुत खुशी की बात है कि क्रिकेट मैच पाकिस्तान जीत गया। पूरी दुनिया के ठेकेदार हम कैसे बन जाते हैं? जो इतनी बड़ी खुशी जीत की मिली है ना, उसमें ये छोटी छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। इंडिया को सबक सिखाया, इंडिया ने हमें हमेशा हमें अंडरमाइन किया, हमारी क्रिकेट को खराब किया, हमारे खिलाफ साजिशें की। ये जवाब इंडिया के लिए था। मैं नहीं समझता कि इसमें इस्लाम और मजहब को लाना चाहिए, लेकिन बहरहाल इतनी बड़ी खुशी में ऐसी छोटी छोटी गलतियां कौम माफ करती है, क्योंकि खुशी में इंसान जज्बाती है। अपनी कौम तो सब कुछ ही माफ कर देती है कुंडी साहब। वो तो वो भारतीय स्कॉलर है जिन्होंने नहीं माफ किया, और उन्होंने बहुत भरपूर पैगाम दिया। आपका क्या कमेंट होगा इस पे? एहतियात करनी चाहिए बयान। इधर भी डिफेंड करते हैं। देखें, आलिम इस्लाम में और भी जो है वो क्रिकेट टीमें हैं, मुसलमानों की टीमें हैं, आलिम इस्लाम की कोई बात नहीं है। अगर आप कौमी हीरो की बात करते हैं तो आप मुझे बताएं कि आपके स्टेट चैनल पे हमारे कौमी हीरो शुएब अख्तर के साथ क्या हुआ? आपने उस डॉक्टर को निकाला, उसे आपने दुनिया भर के सामने, इंटरनेशनल कमेंटेटर के सामने उसको जिस तरीके से बेइज्जत करके स्टेट चैनल से निकाला, तो ये आपको बताती है कि दर्श देती है कि अपने कौमी हीरो के साथ ये बातें करें। ये चीजें जी क्रिकेट है, ये हार जीत है। हम क्या करते हैं, खुदा न खासा हमारी टीम हारती है, हम नहीं जाते उनके घरों के बाहर, क्या तमाचा लगाते हैं हमारी कौम। ये तो जीत रहे हैं, खुदा करे जीतते रहें। खुदा न खासा एक दो मैच अगर हार गए, फिर आप देखें कि प्लेयर्स के घर के बाहर हम क्या तमाचा लगाते हैं, हम लोग वो नहीं दिखाते। लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए। खेल है, इसमें जीत भी होती है, लेकिन एक इंडिया के साथ मैच का एक बिल्कुल डेफिनेटली एक वो होता है, उसमें पूरी कौम के एक टीम के ऊपर जो है वो हमारी वो होती है कि वो जीते। और मतलब है ये खेल है, बाकी स्पोर्ट्स में स्पिरिट, किसी टीम से आप जीतेंगे, किसी से हारेंगे, लेकिन इंडिया के साथ हमारे एक रिवायती चीज है, तो उस पर चलती रहती है। उसमें कभी आप टीम अच्छी खेलती है, कभी आपकी परफॉर्म नहीं करती है, लेकिन ये इसको स्पोर्ट्स में लेना चाहिए। इस किस्म के जो है मतलब हमारे वजीर आजम या हमारे वज़रा जब भी बैठते हैं, कोई ना कोई ऐसी बोंगी मार देते हैं कि हमें जो है ना फिर जो है ना भुगतना पड़ता है। मैं जॉय साहब का भी कमेंट, सदाकत साहब अभी उठे तो नाजरीन ये ना समझे कि हमसे खफा होके उठे, उन्होंने कहीं और जाना था, तो उन्होंने हमें एक प्रॉमिस इस वक्त तक का किया हुआ था। जॉय साहब, अब आप, हम सियासत को खेलों में ना लाने की बात करते थे, यहाँ पे मजहब को लेके आ गए खेलों के अंदर। योर कमेंट? गैर माकूल बात है, और फिर जब आप वजीर हैं तो आप एक पार्टी नहीं, एक रियासत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए इस तरह का बयान देना बिल्कुल गलत बात है। यकीनन इंडिया के अंदर मुसलमान हैं, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान मुख्तलिफ ममालिक में हैं, उनके दिल इस बात से दुखी होंगे कि इस्लाम हमें ही फतह कर रहा है,
और अगर आपने इस्लाम की फतह की बात करनी है तो शेख रशीद साहब और जनाब वज़ीर आज़म साहब, फिर वो जो आप मदीना की रियासत की बात करते हैं, अपना किरदार पहले उस जैसा करें, फिर आप जो है वो इस्लाम की फतह का झंडा गाड़िएगा। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी जाफर इकबाल साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब भी हमारे साथ हैं और फैसल करीम कुंडी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों के। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। यकीनन मैं इसी पे क्लोज करना चाहूँगी कि हम जहाँ ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम सियासत को हर चीज़ में ना लेके आएँ, अब एक और भी स्ट्रगल है कि हम अपने जज्बात को सियासी या मजहबी हों उनको हमें अपने तक रखना चाहिए, खासकर जो अहम सियासी और हुकूमती शख्सियात हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।